हेलो बच्चों, अभी हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी में जो मैथ का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, इसका एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 के सवाल को हल कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने 1 से 3 तक के सवाल को हल कर लिया था। अब हमारा नंबर है चौथे क्वेश्चन को हल करने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है चौथा नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एचसीएफ 306 657 बराबर 9। मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं वो 9 के बराबर है। फिर बोल रहा है कि एलसीएम 306 657 यानी इन्हीं दोनों नंबर का नंबर का जो एलसीएम है वो आपको क्या करना, ज्ञात करना है। मतलब ये दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमको दिया हुआ है 9 के बराबर है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं। वो सूत्र आपका क्या है, वो सूत्र हम लोग पहले से मैं आपको बता भी चुका हूं। वो सूत्र आपका होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम और ये बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो एक संख्या को हम लोग चलिए n1 मान लेते हैं, दूसरी संख्या को n2 मान लेते हैं। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, n1 गुणे n2। अब एचसीएफ का मान तो आपका 9 दिया है तो 9 रख लीजिए। एलसीएम का मान हमको पता करना है तो एलसीएम को हम लोग सेम ऐसे ही रहने देते हैं। n1 का मतलब कि पहला नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 306 है और दूसरा नंबर कौन सा है 657। तो ये गुणे हो जाएगा, सॉरी गुणे 657 यानी 9 गुणे एलसीएम बराबर 306 गुणे 657। अब अगर हमको एलसीएम बताना है बच्चों तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 9 देखिए इधर गुणे में है तो दाहिने साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, क्योंकि गुणे का उल्टा क्या होता है, भागे होता है। तो आपका ये हो जाएगा 306 गुणे 657 और बटा 9। अब आपको इसी को क्या कर लेना है, हल कर लेना है। 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 2 बचेगा 7 बचेगा, 9 त्रिक 27। अब आपके पास क्या आया 306 गुणे 73। अब 306 में अगर आप 73 का गुणा करते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा 22,338। कितना उत्तर हो जाएगा, 22,338। आप इसे गुणा करके देख सकते हैं। तो आपका ये उत्तर हो गया, यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 22,338। अब चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल बच्चों क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर 6 के घाते n, जहां पर n प्राकृतिक संख्या आपको पता है जो गिनने काम में आती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक हम लोग बात करें तो उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आपका 6 के घाते n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6 के घाते n। तो 6 के घाते n में हमको ये क्या करना है कि n का मान प्राकृतिक संख्या रखते जाना है। जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर n का मान मान लीजिए 1 रखते हैं तो इसका उत्तर कितना आएगा 6 आएगा। अगर n का मान मैं 2 रखूं तो इसका उत्तर कितना आएगा 36 आएगा। इस तरीके से अगर हम लोग मान रखते जाएं 6 के घाते 3, 6 के घाते 4, 6 के घाते 5 अनंत तक रखते जाएं तो क्या ये इकाई के अंक पर कभी 0 आएगा, ये आपको बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी बच्चों को पहले समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए तरीका क्या होता है चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पता है कि अगर इकाई के अंक पे 0 आए, कभी भी अगर इकाई के अंक पे 0 आए तो वो संख्या 10 से विभाज्य होती है। अगर यानी इकाई के अंक पे 0 होने का मतलब है कि वो संख्या 10 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 6 का गुणनखंड करो तो 6 का गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 10 का गुणनखंड करें, क्योंकि 10 से अगर विभाज्य होना है इकाई के अंक पे 0 का तभी वो 10 से विभाज्य होगा। तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 5 मिलेगा। जबकि अगर हम लोग ये 6 का गुणनखंड करें तो 6 का गुणनखंड करने में क्या मिलेगा, 2 गुणे 3 मिलेगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। ठीक है, तो अगर आधार में 6 लिखा है इसके गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, अगर ऐसी संख्या होंगी तो ये 6 के घाते n, जिसमें n अगर प्राकृतिक संख्या है तो 0 के साथ समाप्त होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो आप इसको उसका उत्तर कैसे लिखोगे, ये तो आपको सिर्फ मैं सब समझाने के लिए लिखा हूं। अब आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है, यानी इस क्वेश्चन को अगर बोर्ड के पेपर में या स्कूल में आपसे पूछा जाता है तो आप इसको कैसे हल करोगे, क्या लिखोगे, चूंकि 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 है, जबकि
यदि कोई संख्या जिसमें इकाई का अंक अंक शून्य है, वह संख्या 10 से विभाज्य होती है, और 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है। 2 गुणे 5 होता है। ठीक है, तो हमने यही भाई लिखा कि 6 का गुणनखंड करने के बाद 2 गुणे 3 मिलता है, जबकि इकाई के अंक पर अगर 0 है, ऐसी कोई संख्या है, उसको काटने के लिए हमें पता है कि वो 10 से विभाज्य होता है, जिसका गुणनखंड कितना होता है 2 गुणे 5। तो आप लिखोगे चूंकि 6 का गुणनखंड 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप में नहीं है। अब देखिए 2 के घाते m 5 के घाते n लिखने के पीछे बेटा पर्पस ये है कि 2 और 5 ही गुणनखंड में आना चाहिए। तो वो एक बार भी आ सकता है 2 या 5, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि 2 के घाते m और गुणे 5 के घाते n के रूप में होना चाहिए, यानी दो बार हो सकता है, m का वैल्यू 3 बार हो सकता है, वैसे 5 का वैल्यू 1 3 4 बार हो सकता है। इसलिए इसको जब जनरल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग तो 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप में लिखते हैं। इसलिए आपका उत्तर क्या हो गया, अतः 6 के घाते n जो है का जो अंक है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये आपका इसका उत्तर हो गया। आई होप आपको इसका सलूशन अच्छे से समझ में आया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो अगला सवाल है वो आपका बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों? देखिए भाज्य संख्याएं कैसे पता चलता है कि कोई संख्या भाज्य है? भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। ठीक है, अब भाज्य संख्याएं सिर्फ खुद से ही भाज्य होती है, यानी और किसी संख्या से वो नहीं करती, जबकि भाज्य संख्याएं खुद से भी भाज्य होती हैं और अन्य संख्याओं से भी करती हैं। तो कभी भी अगर हमें भाज्य संख्याओं को बताना है तो हमें सिर्फ ये बता देना चाहिए कि उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड है इसका मतलब वो क्या है, वो भाज्य संख्या है। तो चलिए देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए पहला आपको दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। तो आपको पता है कि अगर हम लोग 7 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 सते 77 और 77 में अगर हम लोग 13 का गुणा करते हैं तो आपका ये आ जाता है 1001। कितना जाएगा, 1001। तो सबसे पहले हम लोग गुणा हल करते हैं, फिर धन आपका 13 है। अब अगर 1001 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 1014 आ जाएगा। यानी पूरा हल करने के बाद ये संख्या क्या बन गया, 1014। अब हमें क्या करना है, 1014 का दिखाना है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 1014 का अगर हम लोग गुणनखंड करें बच्चों तो क्या मिलेगा, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 पच्चे 10, एक उतारोगे नहीं जाएगा, 0 बढ़ा करके 4 भी उतार लोगे तो 2 सत्ते 14। अब देखिए ये किससे कटेगा, इसको अगर आप देखोगे तो ये 3 से कटेगा। 3 से चलिए काटते हैं, 3 एकम 3, 2 0, 3 छक 18, 2 7, 3 9 27। अब आपको पता होगा कि 169 13 का वर्ग होता है, यानी ये 13 से कटेगा। तो 13 का वर्ग होता है तो 13 से काटोगे तो 13 आएगा, फिर 13 से काटोगे तो 13 एकम 13 आएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो 1014 का आपको 2 से ज्यादा गुणनखंड मिल गया कि नहीं मिल गया। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, कुल कितने गुणनखंड मिल गए, 4। 2 से ज्यादा गुणनखंड मिल गया, अतः बोल सकते हैं यह है क्या, एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक
भाज्य संख्या है। दो से ज्यादा गुणनखंड आपको बच्चों दिखा देना है भाज्य संख्या अगर आपको सिद्ध करना है तो। अब चलिए सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर इसका अगर आप आपस में गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा आपको समझना है। अगर इस सबका आपस में आप गुणा करते हो, 1 दूना 2, 2 तिया 6, फिर 6 चौको 24, फिर 24 25, फिर छक्का और 70, मतलब सबका आपस में आपको गुणा कर लेना है 5 को छोड़कर, क्योंकि पहले हम लोग गुणा कॉल करते हैं। तो जब इन सभी संख्याओं का आप गुणा करोगे तो 5040 आएगा और धन कितना आएगा 5 आएगा। अब इसको आप जोड़ लोगे तो कितना हो गया 5045। अब आपको क्या करना है 5045 का गुणनखंड कर लेना है। तो 5045 का गुणनखंड करोगे तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5 0 और 4 उतारोगे नहीं जाएगा, 5 9 45। अब यहाँ पर आपका 1009 आ गया। अब 1009 को अगर आप किसी और संख्या से काटना चाहोगे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि आप खोज डालोगे तो पता चलेगा कि ये कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको क्या मिला 5045 का जब हमने गुणनखंड किया तो क्या मिला 5 गुणे 1009 मिला। अब गुणे 1 तो सबका गुणनखंड होता है, तो 2 से ज्यादा हो गया ना, दो संख्या ये हो गई और एक लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 गुणे 5 गुणे 1009। तो मैं क्या बोला था कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। तो चूंकि इस संख्या के क्या है 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अतः ये क्या होगी भाज्य संख्या होगी। तो इस बात को आप पूरा डिटेल में लिख सकते हो या आप ऐसे ही लिख दो शॉर्ट में, अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यह क्या होगी आपकी एक भाज्य संख्या हो गई। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में मिलेंगे, यानी पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, अब आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बना करके मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इस तरीके का एक सर्कुलर पाथ यानी एक सर्कल में पाथ है। दो बच्चे हैं, सोनिया है और रवि है। दोनों मान लीजिए इसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोनों का स्पीड अलग अलग है। क्या बोल रहा है कि 18 मिनट में जो सोनिया एक चक्कर लगाती है, जबकि इसी को जो रवि है वो 12 मिनट में लगा देता है। यानी सोनिया अगर यहाँ से यहाँ चलेगी फिर अगर इसी अवस्था में आएगी तो उसको 18 मिनट लगेगा, जबकि जो रवि है अगर वो यहीं से चलना प्रारंभ करेगा तो उसको 12 मिनट ही सिर्फ लगते हैं। मतलब रवि तेज चलता है, सोनिया धीरे धीरे चलती है, तभी उसको ज्यादा समय लगता है। तो इस केस में जब दोबारा दोनों एक ही पॉइंट पर कब मिलेंगे बेटा, जब भी करना होता है तो आपको क्या करना है, इनका कॉमन मल्टीपल्स लिखना है। मतलब दोनों के पहाड़ा में जो एक साथ नंबर आएगा सीक्वेंस में उसको लिखना होता है। जैसे अगर मैं 18 का पहाड़ा लिखूं तो 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। ऐसे अगर मैं 12 का लिखूं तो 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि जो संख्या दोनों में पड़ेगी दोनों के पहाड़ा में वही उत्तर होता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 36 मिल रहा है और यहाँ पर भी 36 मिल रहा है, तो ये कंफर्म है कि 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहली जो बच्ची सोनिया है उसको पहले चक्कर में 18 मिनट लगेंगे, दूसरे चक्कर में 18 दूना 36 लगेंगे। और रवि जब है एक चक्कर में 12 लगेगा, दूसरे में 12 लगेगा, तीसरे में फिर 12 लगेगा। मतलब जब तक सोनिया 2 चक्कर करेगी 36 मिनट में, उतने ही 36 मिनट में जो रवि वो कितना चक्कर कर लेगा, 3 चक्कर कर लेगा। तो डेफिनेटली वो लोग 36 मिनट बाद मिलेंगे। लेकिन इसको हल करने का तरीका क्या मैं वो बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा था। ऐसे में क्या होता है, हम लोग को सिर्फ इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकाल लेना होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 36 आएगा, देख सकते हैं। 2 9 18, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 9 को उतार लीजिए, 2 तिहाई 6। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर आप इसको 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3। तो अगर हम लोग एलसीएम लिखें, एलसीएम जिसको आप लघुत्तम समापवर्तक बोलते हो, तो क्या मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 मिनट बाद रवि और
सोनिया दोनों प्रारंभिक अवस्था में मिलेंगे। इसको आप आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये चारों क्वेश्चन जो आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही आपको मिले।